नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल से देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है, जलवायु परिवर्तन के बारे में है। ये बात करता है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में और उसके फ्रेमवर्क के बारे में, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल और नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हम इस फ्रेमवर्क में क्या जरूरी बदलाव कर सकते हैं, उसके भी ये आर्टिकल कुछ सुझाव देता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन के बाद में, जो कि अभी के समय में हमें कितनी ज़रूरत है कि हम इस डेफिनेशन को पुनः परिभाषित करें, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। खासकर हमारे साइबर क्राइम का एक्नॉलेज करते हुए ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के बारे में बात करता है। नया अध्यादेश, नया ऑर्डिनेंस लाया गया है एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए, तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूंगा। ये क्लैट के लिए एक ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। उसके बाद में एमसीक्यू के बारे में आज की चर्चा करते हैं हम। वो ये है कि जस्टिस एनवी रमन्ना जो है, इन्हें कौन से क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, कौन से नंबर के बनने वाले हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 48 या ऑप्शन डी 50। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो ये है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हम क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या हम इसका निदान निकाल सकते हैं, और भारत ने इस और क्या कदम उठाए, इस दिशा में कौन से कदम भारत ने उठाए हैं और कौन से और कदम भारत उठा सकता है, इसके बारे में आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं, जो कि क्लाइमेट ट्रीटी जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसमें असमानता, उसमें इन इक्वालिटी की बात करता है ग्लोबल लेवल पर। तो यहाँ पर 2015 में हमारे जो पीएम है उन्होंने कहा है, पीएम मोदी ने इस चीज पर स्ट्रेस दिया था कि जो मैक्सिमम पॉल्यूशन एमिशन होता है ये भारत नहीं, ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, जिसपे वेस्टर्न कंट्री को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। तो हम यही क्लाइमेट ट्रीटी और इसकी इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में बात करेंगे। तो भारत जो है चौथे नंबर का उत्सर्जक एमिटर है। जो पहले स्थान पर आते हैं उसमें है यूएस जो कि 26% उत्सर्जन करता है और चीन 13% उत्सर्जन करता है। भारत जो है चौथे स्थान पर रहते हुए केवल 3% ही क्यूमुलेटिव एमिशन करता है। और अभी के अगर हम स्ट्रेटजी देखें तो इसमें फाइनेंस और टेक ट्रांसफर की बात की गई है, लेकिन ये केवल एक राजनीतिक उपाय के रूप में इस आर्टिकल में राइटर ने बताया है कि ये केवल एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है उसी को सॉल्व करता है, जो रियल प्रॉब्लम है उसको ये एड्रेस नहीं करता है। तो हमें जरूरत है कि रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए इसके सॉल्यूशन पर हम आए। तो करंट अगर डिस्कशन में हम देखें तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा जो एक्सेसिव, उनके द्वारा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा का, एनर्जी का, उस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं गया है। उसके अलावा मॉडल्स की अगर आप बात करें कि जो मॉडल की बात की गई है या पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात की गई है तो ये बेस्ड है रीजनेबल, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें रीजनेबल लेवल्स ऑफ वेलबींग पर लाने की, ना कि कंपेरेबल लेवल ऑफ वेलबींग पे लाने की बात करता है। तो यहाँ पर भी सुधार की गुंजाइश रहती है। उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा आधारभूत ढांचा बनता है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी हम अकाउंट्स में लें, इस चीज़ पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि जो उत्सर्जन होता है उसका जो आधा उत्सर्जन जो है वो यही इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है और जो अर्बन वेलबींग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से आता है। तो इम्पोर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने आप में, क्योंकि ह्यूमन की वेलबींग में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अर्बन वर्ल्ड जो है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल आता है। 2/3 ऑफ एमिशन अगर हम देखें तो ये मिडिल क्लास की डिमांड के कारण आता है। वो भी मिडिल क्लास की डिमांड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक परिवहन, बिल्डिंग और डाइट से आता है। उसके अलावा यंग पॉपुलेशन जो है वो केवल भारत नहीं अपितु विश्व में भी जो यंग पॉपुलेशन है वो अपने पीक पर है। तो यहाँ पर इंडिया में ही अगर देखें तो यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी उनकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है यहाँ पर एमिशन की। तो यहाँ पर एमिशन जो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और इंडस्ट्री जो है इसमें इसको ऑक्यूपाई और इसका उपयोग जो है वो यंग पॉपुलेशन के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर
यंग पॉपुलेशन जो है उनकी भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा नए फ्रेमवर्क की बात की गई है। नए फ्रेमवर्क की बात इसलिए की गई है क्योंकि नेशनल स्ट्रेटजी में जो भी अंडरस्टैंडिंग रहती है, नए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। अगर भारत की बात करें तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि भारत पे हमें एक न्यू और यूनिक स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें फूड, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है हमारे भारत में, ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के रूप में हमें इससे मान सकते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ मीट की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन ऑफ मीट जो है वो 1/3 ग्लोबल एमिशन को अकाउंट करता है। मतलब जितना भी एमिशन हो रहा है उसका केवल 1/3 जो है वो मीट कंट्रीब्यूट करता है। भारत में अगर देखें तो 4 kg पर ईयर के हिसाब से ये कंज्यूम किया जाता है। वही EU में ये 68 kg पर ईयर के हिसाब से कंज्यूम किया जाता है और US में ये 2 गुना है। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है भारत और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया के पास में जो एनर्जी सोर्सेस है, खासकर इलेक्ट्रिक सोर्सेस है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम पर ये प्रेशर बनाया जाता है भारत जैसी कंट्रीज पे कि कोल कंजम्पशन जो है वो हम कम करें। अगर US की बात करें तो उनकी तुलना में हम केवल 1/10% ही हम एनर्जी यूज करते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट जस्टिस के नाम पर केवल पॉलिटिकल जो राजनीतिक इश्यूज है उन्हीं को एड्रेस करता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा सॉलिड नीतिगत हमें पॉलिसी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलता है। राइटर ने ये संक्षिप्त में इस आर्टिकल में बताया है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम जो है, NY टाइम्स जो है, उनके अनुसार जो अक्टूबर 2020 में मुंबई में पावर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन हुआ था उसके पीछे चाइनीज साइबर हैकर्स का हाथ था। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए कॉम्बिडेंट का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करने की बात की गई है। तो लीबर कोड ऑफ 1863 की बात करें तो वहां पर जो कॉम्बिडेंट का डेफिनेशन दिया है कि सो सून एज अ मैन इज आर्म्ड बाय सॉवरेन एंड टेक अ सोल्जर ओथ ऑफ फेडिलिटी, कि यहाँ पर अगर किसी संप्रभु के द्वारा उसे आर्म दिए जाते हैं, शस्त्र दिए जाते हैं तो वो कॉम्बिडेंट कहलाएगा। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो ये उतना अभी नहीं इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्राइम्स आ गए हैं जो कि आप आपके घर पे बैठे बिना किसी को शस्त्र दिए भी आप दूसरे देश पर हमला कर सकते हो, उनका बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। तो अगर रेगुलर फोर्सेस की बात करें, हैग कन्वेंशन 1899 की जो है उसमें बताया गया है कि किसी न किसी कमांडेंट के द्वारा एक सुपीरियर पर्सन होना चाहिए, उनका एक प्रति चिन्ह होना चाहिए, एम्बलम होना चाहिए, उसके अलावा आर्म्स कैरी होना जरूरी है, तब जाके एक रेगुलर फोर्स होगी। लेकिन साइबर वॉरियर्स जो है ये अपने आप में एक नया चीज है जो कि इस हेग कन्वेंशन में कवर नहीं की जाती है, क्योंकि आप अपने घर पर बैठ के, कोई नर्ड यहाँ पर बताया, कोई सॉफ्टवेयर नर्ड है, भले ही उसको शस्त्र चलाना आता ही नहीं, भले ही वो चलना भी नहीं जानता हो, लेकिन वो अपने पीसी पे बैठ के, सॉफ्टवेयर पे बैठ के बहुत ज़्यादा अटैक और नुकसान पहुंचा सकता है दूसरे देशों को। 2 क्वेश्चन को यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है कि क्या हमको साइबर अटैक और कंप्यूटर नेटवर्क से जो अटैक किए जाते हैं इसे वायलेशन ऑफ लॉज और वॉर हम इसको मान सकते हैं क्या। जो दूसरी चीज़ बताई गई है वो ये है, इफ़ दिस अटैक्स आर कंसिडर्ड कॉम्बिनेंट, तो जिन देशों पर, जिन सिविलियंस पे जो टारगेट कंट्रीज हैं, क्या वो राइट टू सेल्फ डिफेंस उपयोग कर सकते हैं। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें तो भारत इसको रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल लॉज में। ये केवल स्टेट एक्टर नहीं, नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट भी हम सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। भारत अपने इस अधिकार को रिकॉग्नाइज करता है। उसके अलावा 2014 में अगर हम देखें तो यूएस ने इस और एक कदम उठाया, तो उन्होंने क्रिमिनल एक्शन जो है वो अगेंस्ट जो 4 चाइनीज हैकर्स थे उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस जो है, आपराधिक मामला जो है वो शुरू किया था। चलिए हमारे तीसरे आर्टिकल पे आते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के बारे में। तो नया अध्यादेश लाया, नया ऑर्डिनेंस लाया है, इसके द्वारा अब प्रीपैक का इस्तेमाल किया जा सकेगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में MSME के द्वारा, जब भी डिफॉल्ट 1 करोड़ के अंदर का होगा। तो ये प्रीपैक क्या होता है? प्रीपैक में कुछ नहीं होता है कि जब भी डेट डिस्ट्रेस्ड होते हैं तो वहां पर ऐसी कंडीशन में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है और इन्वेस्टर है ये आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। पब्लिक बिडिंग में जहां पे रिटर्न इतना नहीं मिल सकता उसकी आशंका होती है, उसके बजाय आप यहाँ पर इंटरनली एक अरेंजमेंट करके अपने क्रेडिटर्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले MSME को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो अपने आप का पुनः गठन कर सके लाइबिलिटी के कंडीशन में। तो अगर लाइबिलिटी होती है, कोई कर्ज होता है, तो इस कंडीशन में वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और अपने क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि समय सीमा दी गई है कि मैक्सिमम 120 दिन में ये
अपने आप में पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। उसके अलावा एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो है कंट्रोल उन्हीं के पास में रहेगा। यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है इनको कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को बारीकी से जानता है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से इस पूरे जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का पूरा प्रोसेस रहेगा इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेगा। क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो रहता है सामान्यतः बाहर का व्यक्ति होता है, जिसे आंतरिक रूप से क्या हुआ है और किस चीज़ का कितना वैल्यू है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट को होती है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है ये हमें यूके में देखने को मिलता है, यूरोप में देखने को पड़ता है। एक दशक से ये प्रैक्टिस वहाँ पे की जा रही है और काफ़ी फायदेमंद भी साबित हुई है। उसी को देखते हुए भारत में भी ये अध्यादेश लाया गया है। तो हो सकता है ये हमारे एमएससी के लिए एक बड़ा वरदान के रूप में शामिल हो। चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश देखते हैं। तो जो पहला न्यूज़ है वो है ट्रांसफर ऑफ विजिलेंस ऑफिसर के संबंध में। तो जो केंद्रीय विजिलेंस कमीशन है उनके द्वारा अब एक नया रूल लाया गया है, अपनी नई गाइडलाइन में मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो टेन्योर है वो 3 साल तक का रहेगा किसी भी विजिलेंस ऑफिसर का, जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, और एक्सटेंशन मिल सकता है 3 वर्षों का, मोर एट ए डिफरेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो जो दूसरी आज की हमारी खबर है यह है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। और ये डे की शुरुआत जो है 1948 में जब फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी वहां पर प्रपोज किया गया और ये 1950 से बनाया जाना शुरू किया गया। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। तो चलिए हमारा विश्लेषण आज का यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।